इस लोकार्पण के पश्चात इस समारोह के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से आग्रह करता हूं कि वे आकर अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देने का कष्ट करें। परम आदरणीय सरसंघ चालक मोहनराव जी भागवत, हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक राम बहादुर राय जी, कप्तान सिंह सोलंकी जी, सच्चिदानंद जोशी, अरुण गोयल, सभी मान्यवर यहाँ मैं देख रहा हूँ और उसी से पता चलता है कि माणक चंद वाजपेयी जी की ताकत क्या थी। मैंने तो इस ताकत को उस समय महसूस किया कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक थी और बाद में सभा भी थी, अधिवेशन था, और उसी दरमियान माणिकचंद वाजपेयी जी का निधन हुआ और अटल जी स्पेशल जहाज लेके वहां पहुंचे, अंत्येष्टि में शामिल हुए और फिर वहां से आकर कार्य समिति के और हमारे अधिवेशन के कार्यक्रम में शरीक हुए। दोनों बटेश्वर के थे। वाजपेयी एक जैसा एक गांव में ज़्यादा संख्या में एक नाम के लोग होते हैं, वैसा ही होता होगा शायद। रिश्तेदारी भी थी। वैदिक जी का यही विशेषता है, सब मालूम होता है। और इसलिए, लेकिन ये रिश्तेदारी से भी अलग संबंध था, क्योंकि वो उनको कितने मानते थे। उनके 75वें वर्षगांठ पे उनके निवास पर अटल जी ने उन्हें बुलाकर सम्मानित किया और उनके पांव छुए। ये रिश्ता जब रहता है तो उस आदमी की भी महानता समझती है कि देश का एक शब्द प्रभु, देश का एक जवानी से पत्रकार रहे मन से और वास्तविक में भी, और जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी मामा जी के सामने झुकने को इच्छा करती है। यही मामा जी की विशेषता है। मुझे तो दो प्रसंग दिखे कि जिसमें उनका व्यक्तित्व पूरा स्पष्ट होता है। एक बार उनको, वो साइकिल पर ही जाते थे सब जगह, और साइकिल पर जाते थे तो उनको मित्रों ने स्कूटर दे दी। अपने समाज में ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं कि जो समझते हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं तो उसमें मदद के रूप में स्कूटर दे दी। तो स्कूटर उन्होंने अपने वार्ताहर को, पत्रकार को दे दिया और कहा, मैं तो संपादक हूं, मैं थोड़ा ही घूमना पड़ता है मुझे, मैं तो साइकिल से घूमूंगा, आपको ज़्यादा जगह जाना है इसलिए आप स्कूटर का यूज़ करो। ये कहना भी आदमी के अंदर कितनी गहराई है और व्यक्तित्व कैसा है, इसका ये एक निदर्शक है। जेल में रहते हुए जब उनके पत्नी का देहांत हो गया तो पैरोल मांगने से बजाय न जाना और घर वालों को कहना कि भाई आप सारी प्रक्रिया पूरी करो, ये भी एक गृहस्थी सन्यासी क्या होता है, इसका ये उदाहरण है। अच्छा लिखते थे स्वदेश में
यानी आज मध्य प्रदेश के पत्रकारों के जितने भी लोग मिलते हैं, वो मिलने वाले पत्रकारों में जो थोड़े वयस्क है, वो सब कहते हैं हम मामा जी के हाथ के अंदर सीखे हैं, उनके यहाँ हमारी इंटर्नशिप हुई है। तो स्वदेश भी ब्रांड था और मामा जी ब्रांड के ब्रांड थे, और इसलिए मामा जी ने एक विरासत छोड़ी है और उसका हमें निश्चित रूप से आदर करना चाहिए उस व्यक्तित्व को समझने के लिए। लेकिन मामा जी के पत्रकारिता का दूसरा पहलू है कि ये कौन सी पत्रकारिता थी। तो एक ध्येयवाद के लिए एक व्रत के तरह स्वीकारा हुआ हो ये काम था। मुझे हमेशा भागवत जी आश्चर्य होता है कि संघ ये क्या मशीन है कि जिसमें कैसी पद्धति है कार्य प्रणाली कि जिसमें सामान्य दिखने वाले आदमी की भी महानता पूरी प्रकट होती है। इस साल नाना जी की भी जन्मशती है, नाना जी की है, दत्तोपंत जी की है, और जैसे मामा जी की हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं, उस समय के डॉक्टर हेडगेवार जी ने इन सब युवक जब थे तो वो दे वर लुकिंग वेरी ऑर्डिनरी यूथ्स, वो एक सामान्य तरुण थे। लेकिन कैसे रत्न पारखी होता है, रत्न को ढूंढने की क्या क्षमता होती है, डॉक्टर जी ने उनके आंख में आंख डाला होगा, क्या उनको लगा होगा कि इसमें क्षमता है। और भाऊराव जी, बाला साहब, माधवराव मुळे, सभी यानी जितनी हम नाम लेंगे उस समय के, और एक आदमी ने, एक व्यवस्था ने ऐसे लोगों को प्रेरित किया और जहां बताया वहां गए, जिस क्षेत्र में बताया वहां गए, जिसकी कोई कल्पना नहीं है वहां काम किया और उसमें सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अटल जी भी। तो ये जो सब प्रेरणा देने वाले और लोगों के क्षमता को ढूंढने वाली और क्षमता का संवर्धन करने वाली जो प्रक्रिया संघ की है, वो मुझे हमेशा लगती है कि ये सभी संस्थाओं को इसका अध्ययन करना चाहिए। हम घर में शादी होती है बेटे की या बेटी की, तो वर या वधू ढूंढने के लिए कितना प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे आदमी ढूंढना, उनको एक काम देना, दत्तोपंत जी को काम दिया तो उनको पता नहीं था, तो उन्होंने कम्युनिस्टों के यूनियन में काम करके अनुभव लेके बाद में आकर एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो आज विश्व का कहो या भारत का सबसे बड़ा संगठन बन गया। भाऊराव जी, बाला साहब, बाकी सभी मान्यवर, कैसी कल्पना की थी। मोरोपंत पिंगळे से लेकर मैं सबको याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, कितनी भव्य कल्पनाएं और उसके लिए कितनी मेहनत की। तो ये जो संघ की पद्धति है कि सामान्य आदमी दिखने वाला, उसकी सही आंतरिक क्षमता को पहचानना, उसको विकसित करना और उसको अवसर देना, यही मुझे लगता है संघ कार्य की सबसे बड़ी विशेषता है। नहीं तो मामा जी को देखने पर ये पत्रकार होंगे ऐसा कोई किसी को लगेगा ही नहीं। लेकिन किसी से भी, और उन्होंने जिस तरह से आगे किताब ली, इमरजेंसी के बारे में किताब लिखी, यहाँ बाद में अध्ययन करके पार्टीशन के दिनों में संघ ने क्या काम किया उसके बारे में किताब लिखी, तो ये सब जो किया ये मुझे लगा बहुत महत्वपूर्ण है। राम बहादुर राय,
सही पॉलिटिकल पत्रकार है, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता के बारे में कुछ मूलभूत सवाल उठाए हैं। उनका अधिकार है, और मैं मंत्री हूं, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बहुत सही बोले आप, बहुत सही बोले। आज समझ लेना, पहले पीत पत्रकारिता ऐसा एक शब्द होता था, फिर पेड न्यूज होता था, फिर फेक न्यूज होता था, अब टीआरपी पत्रकारिता हो गई है कि टीआरपी के चक्कर में भले भले आ जा रहे, और टीआरपी को शरण है। पहले तो एक टैम नाम की संस्था थी, उन्होंने देश भर में 5-10 करोड़ जब टीवी थे तब 5,000 मशीन उन्होंने लगाए थे। ये प्राइवेट संस्था थी, वो टीआरपी निकालती थी कि कौन सा कार्यक्रम, कौन सा चैनल, कौन सा ज्यादा देखा जाता है। तो मैं मंत्री बना था, तो मैं उनके कार्यक्रम में गया था, तो उस समय बार्क, ये टीवी चैनल वाले ही तैयार करने वाली संस्था, तो हमने स्वागत किया, कहा कि ये अच्छा है, सेल्फ रेगुलेशन आप करो। लेकिन अब उसी में से लोग आ रहे हैं और शिकायत भी कर रहे हैं, जो संस्थापक थे वही शिकायत करता हो गए। और टीआरपी के हमले से ऐसी स्थिति हो गई कि पिछले 2 सप्ताह का या 2 महीने का भी आप जरा याद करो कैसे रिपोर्टिंग आया है, तो भी हमें समझेगा कि कहां तक पहुंच गई है ये टीआरपी का अनावश्यक बोझ। मीडिया को कभी न कभी बंद करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, या कुछ अच्छा उसका रूप देना पड़ेगा। लोकप्रियता गिनने का मशीन होना चाहिए, लोकप्रियता गिनने का तरीका होना चाहिए, लेकिन उसके कारण लोग अपना कार्यक्रम बदले और उकसाने वाले भी खबरें चलाए, ये तो पत्रकारिता नहीं होगी। इसलिए मेरा सबको आग्रह है, क्योंकि हम सेल्फ रेगुलेशन में विश्वास करते हैं। राम बहादुर राय जी ने कहा कि ध्वस्त हो गया, लेकिन आप ये कह सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार विश्वास रखती है मीडिया पर, मीडिया के आजादी पर। मीडिया अपनी स्वतंत्रता, संयम से कैसे काम करे, इसकी यंत्रणा खुद तैयार करे। आज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मैं भी वहां मेंबर था, वो एक व्यवस्था है, चुने हुए प्रतिनिधि है प्रेस यानी समाचार पत्रों के दुनिया के, और वो उसके बारे में विचार करते हैं। कुछ टीवी चैनल्स है जो एक संस्था के सदस्य बने हैं, जिसके अध्यक्ष, जिन वर्मा जी का उल्लेख किया, वो पहले अध्यक्ष थे और अभी दूसरे है जस्टिस, लेकिन वो उनके अध्यक्षता में कोई ना कोई शिकायत करने का मौका और शिकायत की सुनवाई होने का मौका और उस पर कोई कार्रवाई होने का आवश्यकता, ये करते हैं खुद। आई थिंक दिस इज गुड सिस्टम, सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन उस कितनी प्रभावी है, क्योंकि जो लोग उसके मेंबर नहीं है वो नहीं है, उस पर नहीं चलता। अभी सबको इकट्ठा लाने का क्या करना चाहिए? मैं तो समाचार पत्रों के लोगों के साथ बातचीत करता रहता हूं, कुछ न कुछ उत्तर इसका मिलेगा। सरकार किसी के अधिकार हथियाना नहीं चाहती, आज़ादी पर आँच आना नहीं देना चाहती, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म हो, इसके लिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही तय करना होता है, उसके लिए किसी के हुक्म की जरूरत नहीं होती, और वो हो, ये हमारी इच्छा है। मुझे लगता है अगर इस दिशा में भारतीय पत्रकारिता विचार करेगी तो मामा जी जैसे जो पीढ़ी व्रत समझकर और जो एक ध्येय निष्ठा की पत्रकारिता करते थे,
उनको वही सही श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनकर जी ने पंक्ति लिखी थी, जली अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। दिनकर जी की ये पंक्तियां और आज की पत्रकारिता, इन दोनों के बीच में कहीं सामंजस्य बिठाने की हम सब लोग आज के इस चिंतन सत्र में कोशिश कर रहे हैं। अब हम श्रद्धेय मोहन राव भागवत जी को सुनेंगे। उसके पूर्व व्यक्तिगत गीत के लिए मैं डॉक्टर गायत्री सत्यनारायण को आमंत्रित कर रहा हूं। उनका गीत होगा, उसके पश्चात हम माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का वक्तव्य सुनेंगे। जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटायो। जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटायो। उस दधीच की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलायो। जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटायो। जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, अरुणाचल माता का कर दे। जल जल दीप प्रखर तेजस्वी, अरुणाचल माता का कर दे। अमृतमया शोभमया मधुमय भारत भूवैभव से भर दे। निज दर्शन का निज जीवन की हंसते हंसते भेंट चढ़ायो। जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटायो। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में। भारत माता भारत माता भारत माता भारत माता शब्द पड़े जग के कर्णों में। आशा रख विश्वास बढ़ाकर, श्रद्धमया जीवन अपनायो। जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटायो। उस दधीच की तप ज्योति से एक एक कर दीप जलायो। जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटायो। तिमिर हटायो, तिमिर हटायो, तिमिर हटायो। स्वर्गीय माणिकचंद्र जी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के समापन पर अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, इस संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय सच्चिदानंद राय जी,
आदरणीय राम बहादुर राय जी, आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी, श्रीमान गोयल जी, समिति के अध्यक्ष आदरणीय कप्तान सिंह जी, उपस्थित सज्जन माता भगिनी, इस कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहना है, ये मेरी तीव्र इच्छा थी। ये बात सही है और इसलिए मुझे ये भी आनंद हो गया कि 7 अक्टूबर को ही मुझे समय मिला। उसका कारण ये है कि अब आप सब लोग पत्रकार हो तो अतिशयोक्ति अलंकार आपका बड़ा प्यारा है। तो भारतवर्ष के परिवर्तन का कारण वगैरह ऐसा मेरे बारे में बताया गया है यहाँ, गलती से या जानबूझ के एक अतिशयोक्ति करना तो शैली है पत्रकारिता की एक। लेकिन ऐसा हमारे बारे में आज लोग बोल सकते हैं, इसके कारण जो लोग हैं उनमें मामा जी एक है। वो नहीं होते तो ये नहीं होता। हम लोग उनके कंधे पर है इसलिए आपको दिख रहे हैं। ये बताया, किसी ने पूछा कि ये माणिक चंद्र वाजपेयी कौन थे। मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मामा जी को यही है, क्योंकि हम संघ में 1946 का एक गीत गाते कभी कभी, बीज जब मिट्टी में मिल जाए वृक्ष तब उगता है मित्र, कलम से स्याही गिरती जाए पत्र पर उठता जाता है चित्र। तो बीज की ताकत क्या होती है? बीज की ताकत उसका समर्पण है। बीज से वृक्ष बनता है, बीज को मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। डॉक्टर हेडगेवार ने क्या किया? डॉक्टर हेडगेवार ने इन सब प्रतिभाशाली तरुणों की पहचान की। हर एक में रहती है प्रतिभा कुछ न कुछ, और उनको ये समर्पण सिखाया। सावरकर जी ने जैसा कहा, मातृभूमि मराठी में है, हे मातृभूमि तुझला मन वाहियले, मन भी दे दिया, वक्तृत्व वाग वैभव ही तुझ अर्पियले, सारी वक्तृता वाग वैभव तुझको दे दिया। तूतेची अर्पिली नवी कविता रसाला, नई कविता में जो लिखता हूं रसपूर्ण, वो भी तुमको ही दी। सब कुछ बंधु बांधवों सहित मातृभूमि के स्थंडिल पर अर्पण कर देना, बस। सामने कुछ है, होने वाला है, दिख रहा है, कर सकते हैं, उस समय तो सभी लोग काम करते हैं। लेकिन चारों ओर अंधेरा है, उस समय यह करना है। ये करना इसलिए है कि ये करना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मामा जी का एक जीवन मंत्र था, और इसलिए उन्होंने जो किया, वो आज उसको पढ़ते या उसका वर्णन करते तो लगता है बहुत बड़ी बात है, और वास्तव में बड़ी बात है। परंतु उनको कुछ हम बड़ी बात कर रहे हैं ऐसा लगा नहीं होगा, ऐसा कभी दिखा तो नहीं। वो तो हंसते हंसते अपने जीवन को चढ़ा गए। उनको देखकर तो किसी को नहीं लगता, उनकी सारी जो व्यवहार की शैली थी, हम किसके संपर्क में हैं, इस आदमी की ताकत क्या है, वो कितना जानकार है, इसकी सुतराम भी कल्पना उनको देख के नहीं आती है। इमरजेंसी में उनको पुलिस पकड़ने के लिए गई तो इस स्वदेश के ऑफिस के बाहर बैठे थे। पुलिस ने कहा वो कौन तुम्हारा वाजपेयी है, लिखता है बहुत ज़्यादा, उसको पकड़ने के लिए आए हैं। तो इन्होंने कहा मैं ही हूँ। तो पुलिस ने कहा चौकीदार बन के यहाँ बैठा है और अपने को वाजपेयी बताता है। उसके इंस्पेक्टर ने बताया अरे बाबा वही है, बड़ा आदमी है, उसके साथ तमीज से बात कर रहे आओ।
ऐसा उनका संपूर्ण आत्मविलोपी व्यक्तित्व था। और ऐसे व्यक्तित्व हमको देखने को मिले, हमारे सानिध्य में आए। आज उनके बाद हम उनका वर्णन ऐसे शब्दों में करते हैं, लेकिन तब हमको लगा नहीं कि हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं। ऐसा आत्मीय सानिध्य मिला और इसलिए ये सारा दिख रहा है जो दिख रहा है। अभी गीत हुआ ना, जलते जीवन के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाए, यही मंत्र है। एक बार मैंने कहानी बताई थी, आपको याद होगी नहीं भी होगी, लेकिन कहानी है इसलिए सुनने में मजा आता है, इसलिए मैं बता रहा हूं। अडवाणी जी का पुस्तक, उसके प्रकाशन में मैंने बताई थी। तो एक गांव था ऐसे ही, और उसमें अनाचार बहुत चला। एक घर था लेकिन सदाचारी। तो गांव में जो पुण्य था वो तो समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए उस घर के माताजी ने, गृहिणी ने राख में थूक दिया तो उस थूक का सोना बन गया। अग्निहोत्र रोज चलता था, उसकी राख थी, उसमें थूक दिया। अग्निहोत्र इतना पवित्र, अग्निहोत्री के कारण कि उसका सोना बन गया। दूसरे दिन साफ करते समय उसको मिल गया। तो उसने पत्नी को कहा कि हम तो गरीब है, हमारे घर सोना नहीं है, और ये कोई किसी का पड़ा हुआ होता तो अंगूठी पड़ती, चेन पड़ती, कुछ होता, ये तो टुकड़ा है। तो बिस्किट विस्किट तो हम लाते नहीं, या कोई यहाँ लेके नहीं आएगा, तो ये जरूर अपना किया है, ये क्या है बताओ। तो उसने बताया, तो उसने कहा कि फिर से ऐसा नहीं करना। अब वो कुढ़ने लगी मन में कि पूरा और गृहस्थी जीवन चल रहा है इतने वर्षों से, लेकिन एक बार इन्होंने मुझे सोना दिखाया नहीं, एक अलंकार किया नहीं, और आज मेरी थुक के कारण बन गया है, किसी को कोई तो भी ये डांट रहे। इसलिए उसने कहा कि अब आप यहाँ मुझे लोगों के साथ प्रतिष्ठिता में रहने नहीं देंगे, क्योंकि सोना मना किया आपने, तो ठीक है, हम गांव छोड़ के जाएंगे। तो गृहस्थ ने कहा गांव नहीं छोड़ना, यही रहना और ऐसे ही रहना। लेकिन बहुत पीछे पड़ गए और आत्महत्या की धमकी दी उसने। तो उसने कहा चलो कल छोड़ के चले जाएंगे। रात को अपना सब सामान समेट के 2 गठरी में बांध के, कंधे पर गठरी लेके तो चले, और पाँव फटते फटते गांव के पास एक पहाड़ी थी थोड़ी दूर, उस पर पहुंचे, और आखिरी बार मुड़ के गांव को और देखा तो गांव जल रहा था। तो पत्नी ने पूछा क्या हो गया, अभी तक तो सब ठीक था। तो उसने कहा इसीलिए मैं गांव न छोड़ने की बात कर रहा था, क्योंकि हम लोग वहां थे, इसलिए सारा गांव ठीक था। सबके अनाचार को बैलेंस करने वाला एक पुण्यवान व्यक्ति, क्योंकि वो बीज होता है। वो जंगल जल जाते ना, जंगलों में आग लगती, जंगल जल जाते, फिर से खड़े होते, फिर से कैसे खड़े होते हैं। तो सब कुछ जल जाता है, और पशु पक्षी जो भाग नहीं सकते वो मर जाते हैं, जो भाग सकते वो भाग जाते हैं। लेकिन बीज वहां पड़े रहते, उस तपती राख में पड़कर भी वो अपना बीजत्व कायम रखते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, अपने आप को गलाकर फिर से जंगल को खड़ा करते हैं। देश के, समाज के जीवन में ऐसे व्यक्तियों का सदा महत्व रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जानकारी किसी को नहीं रहती। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ईसा मसीह, बुद्ध, कृष्ण, ऐसे हम जिनको जानते हैं महान पुरुष, उनसे कई गुना अधिक महान पुरुष इस दुनिया में आए, चुपचाप अपना काम किया और चले गए, दुनिया को उसकी खबर नहीं है। तो हो सकता है कल मोहन भागवत का नाम कहीं आ जाएगा इतिहास की 2 पंक्तियों में, एक आध नाम डॉक्टर हेडगेवार का नहीं आएगा, माणिक चंद्र वाजपेयी का नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया आदमी ने क्या किया और आदमी क्या बना ये गिनती है, लेकिन महत्व आदमी क्या है इसका होता है। आदमी क्या बनता है और आदमी क्या करता है,
वो उसकी अपनी ताकत का काम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बातें रहती है जो अनुकूल बनती है, उसके कारण वो यशस्वी होता है। यश एक बात है, सार्थकता दूसरी बात है। यश का परहेज नहीं है, परंतु सार्थकता अनिवार्य है। मामा जी का जीवन ऐसा जीवन था। मामा जी का जीवन जैसा था, उसके कारण संघ चल रहा है। संघ क्यों चलता है? संघ ऐसे लोग हैं संघ में, तब थे आज भी है, जो दिखते नहीं, जो होते हैं, जो कुछ न करे तो भी उनके होने का ही परिणाम होता है। उनके होने का ही यह परिणाम है कि संघ चलता है। ऐसा जीवन है, उसकी शताब्दी हो रही, उसका कार्यक्रम है। और कोरोना को क्या डरना भाई, वो तो कभी नहीं डरे। कितने ही परिस्थितियों को उन्होंने पार किया, परिस्थितियों को पार किया, परिस्थितियों को बदला, अपने आप को परिस्थितियों से बदला नहीं, यानी परिस्थितियों को अपने आप को बदलने नहीं दिया। ऐसे लोग थे, उनको न किसी से दोस्ती, न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। जो कर रहे वो संपूर्ण दुनिया के प्रति अपनी जो आत्मीयता है उसके चलते कर रहे। वो ये जानते थे कि विश्व को अपना बनाना है तो पहले भारत अपना बनना चाहिए, और भारत का अपनापन भारत के जीवन में झलकना चाहिए। परम वैभव संपन्न भारत, विश्व गुरु भारत, महाशक्ति भारत, यानी क्या, डंडा चलाने वाला भारत नहीं, भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। ऐसा भारत खड़ा करना है तो ऐसे भारतीयों को खड़ा होना पड़ेगा ना। भिंड जिला के प्रचारक थे, भारत विभाजन के दिन थे, दंगे चल रहे थे। संघ का जिला प्रचारक चिंता क्या कर रहा था भिंड जिले में? भिंड जिले के एक भी गांव में दंगा नहीं होना चाहिए। बैठक में विषय, और परिस्थिति में सुरक्षित रहने के लिए भिंड जिले के मुसलमान जब कहीं चले गए तो जाते समय अपने घर की चीज वस्तु बंद करके घर में ताला चाबी लेके आए, और चाबी मामा जी के पास रखी। साल भर के बाद वापस आए चाबी लेके, इतना विश्वास था। और पहले प्रतिबंध में इसलिए मामा जी को भूमिगत होना पड़ा, तो उनका निवास भिंड जिले के 2 मुसलमानों के घरों में था। पक्के हिंदुत्ववादी, आज की भाषा में हिंदू संगठन के, इस जैसा मैंने बताया, होने वाले आधार, करने वाले केवल नहीं, होने वाले आधार। तो ये क्या है? ये दुनिया को जैसा बनना है वैसा पहले खुद बनो और करो। ऐसे जलते जीवनों के प्रकाश में ही जीवन खड़े होते हैं, और इसलिए जीवन में जो खड़े हैं उनको उनसे कृतज्ञ रहना पड़ता है। वो कृतज्ञता अपनी अभिव्यक्त करने के लिए, वो जब थे, मेरा बहुत ज्यादा संपर्क नहीं आया, लेकिन बिल्कुल नहीं आया ऐसा नहीं। आपातकाल की संघर्ष गाथा उन्होंने लिखी, तब तो मेरा कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बाद में पहले प्रतिबंध के बारे में और विभाजन के समय स्वयंसेवकों ने जो अपनी जान पर खेलकर हिंदुओं का बचाव किया, उस सारी गाथाओं को लिखने के लिए जब वो थे, तब मैं सरकार हुआ था। वो मिलते भी थे, थोड़ा बहुत मालूम भी था, लेकिन देखना, राम राम करना, 4 वाक्य बोलना, इससे ज्यादा आगे मैं गया नहीं। और इसलिए कभी बैठकर फुर्सत से बात, उसमें कुछ सुनना, कुछ बताना, ऐसा अवसर मिला नहीं। मेरे जीवन में वो कमी रह गई, उसकी पूर्ति करने के लिए मैं इस कार्यक्रम में हूं। मुझे लगता है कि यहां रहकर उनका स्मरण करेंगे तो एक जो अवसर जो मैं पकड़ नहीं सका, वो मेरे लिए फिर से यहां पर उपस्थित होकर मिल जाएगा। क्योंकि मामा जी जैसे लोगों को इन सब बातों की अपेक्षा नहीं रहती। ये तो
हमारे मन की कृतज्ञता है जो ऐसे कार्यक्रम उनके बारे में करने को हमको प्रेरित करती है। मामा जी थे और थे में सब कुछ आ गया, क्योंकि ये बल्ब जल रहा है तो उसको करंट मिलेगा तब जलेगा, करंट नहीं है तो नहीं जलेगा। कोई जलता हुआ दीप आपने लाया, उसको थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा तो सबको प्रकाश मिलेगा, उसका स्थान नीचे होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ दीप ऐसे होते हैं उनको ये कुछ नहीं चाहिए। रत्नों के जो दीप होते हैं उनके बारे में ऐसा कहा गया है, अपेक्षन्ते न च स्नेहम न पात्रम न दशांतरम। उनको स्नेह की अपेक्षा, स्नेह यानी तेल या स्नेह यानी स्नेह, स्नेह की अपेक्षा नहीं रहती। उनको कोई स्टेटस नहीं चाहिए, न पात्रम। और यहां असुविधा है इसलिए वहां मैं जाता हूं वगैरह, ऐसा दशांतर भी उनको नहीं चाहिए। भाग्य के खुलने की राह वगैरह वो नहीं देखते। सदा लोकहिते युक्ता रत्न दीपा युगोत्तमा। सदा लोकहित में युक्त लोग रत्न दीपों के जैसे ऐसे ही प्रकाशते रहते हैं, प्रकाश देते रहते हैं। मामा जी ऐसे ही थे। उन्होंने कभी इन बातों की अपेक्षा नहीं की, और आई तो अपने वैराग्य का अहंकार रख के उनको ठुकराया भी नहीं। जो कर्तव्य रूप में चुनाव भी लड़े, तो क्या उनको नेता बनना था? नहीं, उनको बताया चुनाव लड़ो। तो पूरी जो योजना थी उसमें उनके लिए कभी चुनाव लड़ने का काम था, तब उन्होंने चुनाव लड़ा। जेल में रहने का काम था, जेल गए। ये सारा एक कर्तव्य भावना से उन्होंने किया। लेकिन उनके निकट संपर्क में जो भी आया, उसकी विचारधारा कोई हो, वो उनके संपर्क में मित्र के नाते आया हो या विरोधक के नाते आया हो, उनको उनसे प्रेम और प्रकाश ही मिला और कुछ नहीं मिला। आप पूछ लीजिए किसी को भी। कुछ लोगों के संस्मरण भी शायद इसमें होंगे। इसलिए तो नरसिंह जी दीक्षित, उनका बताया, वो प्रतिस्पर्धी रहे, राजमाता जी के खिलाफ भी वो चुनाव लड़े। लेकिन ये एक कर्तव्य की बात होती है। मनुष्यों के बारे में भावना क्या है? मनुष्य के बारे में भावना यही है, अपनत्व। भारत की भारतीयता का, हिंदुत्व के पूर्ण विचारधारा का सार क्या है? अपनत्व। वो अपनत्व जीना भारतीय संस्कृति के मूल आधार कौन से है और क्या तत्वज्ञान को बाद में पता चलता है। पहले ये अनुभूति। ज्ञानेश्वर महाराज ने वर्णन किया है कैसे होते लोग, जे सर्वा ही सदा सज्जन सोयर होते, जो सबके लिए सदा सज्जन और रिश्तेदारों जैसा निकटता रखकर विचार करने वाले होते हैं। उन्होंने वरदान मांगा कि विश्व को ऐसे लोग सदा मिलते रहे जो ईश्वर निष्ठ है और जो सबके लिए सज्जन है और उनके अपने लोगों जैसे उनसे बर्ताव करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज के उस वरदान की फल प्राप्ति हुई है, ये तब ध्यान में आता है जब मामा जी जैसे लोगों को हम देखते हैं। दिखने में ऊपर से बिल्कुल अपने देश का सामान्य से सामान्य आदमी जैसा होगा। कहीं ट्रेन में या बस में निकल गए तो कोई विचार भी नहीं करेगा उनके बारे में कि ये पढ़े लिखे होंगे। इतना सामान्य रहकर किसी चीज की अपेक्षा न करते हुए अपने कर्तव्य को केवल कर्तव्य भावना की रुक्षता से नहीं तो मन में असीम प्रेम लेकर जीवन भर जो निर्वाह करते रहे, उनका स्मरण करते हैं। तो हमारे सामने जब कभी कोई मोह का प्रसंग आता है, आकर्षण का प्रसंग आता है, कष्ट का, दबाव का प्रसंग आता है, तो हमको एक बल मिलता है कि ऐसे लोगों को हमने देखा है परिस्थिति में उच्च और अवच्च दोनों प्रकार की स्थितियां रहती है। मुझे मीडिया को अगर मालूम नहीं, मेरा अधिकार भी नहीं बोलने का, लेकिन जैसा यहां वर्णन हुआ
तो अपने देश की भी स्थिति, जिस समय हमारे नीतिमानता के, हमारे धन संपन्नता के, हमारे शौर्य के और बड़े बड़े काव्य रचकर गाए गए सारी दुनिया के द्वारा स्तुति हुई, तब हमारा जीवन क्या था और उसकी तुलना में आज क्या है। तो इस पर बोल सकते लोग और काफी नकारात्मक बोल सकते, लेकिन आखिर उपाय क्या है? सेल्फ रेगुलेशन भी आएगा कहां से? मेरे जैसा आदमी और जीवन के क्षेत्र में बाहर कदम रखता है सेल्फ रेगुलेशन, तो वहां तो कदम कदम पर, हमारे एक दोस्त थे इंजीनियर, है अभी भी इंजीनियर हुए, नौकरी में गए, संघ के स्वयंसेवक। 3 महीने के बाद वापस आके मुझे पूछा कि संघ के स्वयंसेवक के नाते प्रामाणिकता वगैरह वगैरह ठीक है, मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन तो हमारा ऑफिस है, तो मैंने वहाँ रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। काम तो होने ही वाला था, मैंने वो नियम था, ठीक था, मैं कर ही रहा था, उसने ला के दिया, तो मैंने कहा नहीं जरूर, इसकी जरूर भी नहीं, मैं लेता भी नहीं, और आपका काम वो नियम था, ठीक है, इसलिए होगा। उसने कहा नहीं, ये तो आपके हिस्से का है, वो आपको लेना पड़ेगा। मैंने नहीं कहा। दूसरे दिन मेरे साहब ने बुलाया कि अरे भाई, सबका निश्चित है किसने कितना लेना, तुमने नहीं लिया तो इसमें डिस्टर्ब हो जाएगा, तुम लेते नहीं हो, अच्छी बात है, नहीं लेते हो तो तुम अभी ले लो और किसी अच्छी संस्था को दे दो। तो उसने क्या करूं, मुझे नौकरी में रहना है, साहब मेरा कह रहा है, मुझे ये नहीं कह रहा है कि तुम खाओ इसको, वो कह रहा है कि तुम ले लो और किसी अच्छी संस्था में दान कर दो, तो तुमको पाप नहीं लगेगा, तुम्हारा नियम रहेगा। लेकिन ऑफिस की सिस्टम मैं क्या करूं? मैंने कहा तुमको क्या करना है ये तुम तय करो, तुम्हारी क्या ताकत है और समझदारी है, मैं कैसे बताऊं? मैं मेरे स्टैंडर्ड से तुमको बताऊंगा कि ये करो और वो तुमको भारी पड़ गया तो कल तुम मुझे गाली दोगे। क्या ठीक है क्या नहीं है ये तुमको पता है, संघ ने बताया है, विमृश्य एतद अशेषेण। अब यथेच्छसि तथा कुरु। उसने नौकरी छोड़ दी, वो अपना ठेकेदारी का व्यवसाय प्रामाणिकता से कर रहा है, बड़ा बन गया है और सेवा भी बहुत कर रहा है, लोगों को बड़ा भी बना रहा है। लेकिन ये कैसे होता है? ऐसे कदम कदम पर आज के वातावरण में अच्छा रहने से कुछ नहीं मिलेगा, खराब होने से सब कुछ मिलेगा, ये मुंह आता है सामने। उसमें टिकने का चैलेंज है, और ऐसा जब टिकना है तो टिकने के लिए बल बढ़ाने वाली बातें कौन सी है? एक अपनी ताकत है, अपनी समझदारी है। लेकिन समझदार और ताकत वाले लोगों को भी जिसकी अनिवार्य आवश्यकता रहती ही है, ऐसे जीवन है। इन जीवनों के कारण हमारे जीवन बनते हैं, इन जीवनों के कारण हमारे जीवन में कुछ हम कह सकते हैं बाद में बुढ़ापे में कि चलो भाई हम जिए तो थोड़ा सा मनुष्य जैसा जिए, बिल्कुल ही फालतू नहीं जिए। तो ये देन हमको जिन लोगों से मिलती है उनके कार्यक्रम में तो मुझे जाना ही है भाई। मेरी कृतज्ञता तो व्यक्त होगी ही, और ये मेरे फायदे की बात है। मेरे जीवन में मैं पूर्णता का अनुभव इनके कारण करता हूं। इस कृतज्ञता के भाव को लेकर मैं यहां उपस्थित हूं। बस उनका स्मरण, उसका मैं क्या उपयोग करता हूं मैंने आपको बताया। जिन जिन क्षेत्रों में मामा जी ने काम किया है उसमें एक क्षेत्र पत्रकारिता का भी है। तो इसी वृत्ति से पत्रकारिता के धर्म को उन्होंने कैसा निभाया उसका अध्ययन आप ही कीजिए। आज के तारीख में उसका कुछ उपयोग आपके अपने जीवन में है तो आप उसको भी कर लीजिए, क्योंकि वो केवल आपका फायदा नहीं करेगा, कुल मिलाकर पत्रकारिता के क्षेत्र के वातावरण में ही एक परिवर्तन उसके कारण आ सकता है। तो हम सब उनका स्मरण करें, उनके जीवन का अध्ययन करें और उनके जीवन से अपने जीवन को अच्छा बनाने वाली जो बातें हम ग्रहण कर सकते हैं वो ग्रहण करें, आचरण में लाए, तो उनकी जन्म शताब्दी ठीक ढंग से हमने मनाई ऐसा हो जाएगा समापन के दिवस पर। और ऐसा विचार मेरे मन में आता है, वो आपके चिंतन के लिए मैंने आपके सामने रख दिया है। चूक भूल लेना देना। धन्यवाद।
माननीय मोहन राव भागवत जी के अनुभव और चिंतन के सारगर्भित विचार अभी हमने सुने। केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियां हैं, जो जीवन की धूल चाटकर बड़ा हुआ है, जो तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहा मोड़ा है, जो रवि के रथ का घोड़ा है, वो जन के मारे नहीं मरेगा, वो अमर रहेगा। ऐसे माणिकचंद वाजपेयी हमारे बीच अमर रहेंगे। कार्यक्रम के इस समापन बेला में मैं भारत प्रकाशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अरुण गोयल जी से आग्रह करता हूं कि वे सभी का आभार प्रदर्शन करें। आभार प्रदर्शन के बाद वंदे मातरम होगा और वंदे मातरम के बाद हम सभी एक साथ चाय पान करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा भारत सरकार के मंत्री माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी, आज जिनका हम स्मरण कर रहे हैं, श्री माणिकचंद्र वाजपेयी जी की शताब्दी समारोह समिति के अध्यक्ष एवं हरियाणा व त्रिपुरा के भूतपूर्व राज्यपाल श्री प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, शताब्दी वर्ष की आयोजन समिति के संरक्षक सदस्य तथा इस संस्था जहां हम बैठकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसके अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी, श्री सच्चिदानंद जोशी जी, सदस्य सचिव इस संस्था के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर सह कार्यवाह माननीय मनमोहन जी, श्री अरुण कुमार जी, श्री नरेंद्र जी, श्री सुनील अंबेकर जी तथा सभागार में उपस्थित सभी बंधुओं, आज का जो कार्यक्रम माननीय मामा जी की स्मृति में हो रहा है, तो आज जिस पुस्तक को भारत प्रकाशन ने, पांचजन्य ने एक उनकी स्मृति में छापा है, जिसका आज लोकार्पण भी हुआ है, उसमें मैं कुछ लेख मामा जी के पढ़ रहा था। उसमें समाज को जगाने की दृष्टि से जैसे कुछ बातें उन्होंने कही, तो उन्होंने कहा कि एक लेख में है, आप सबको मिलेगी प्रति, तो आप पढ़ेंगे कि दुर्बल व्यक्ति का देव भी दुर्बल ही रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि हम सब बुरे काम करें, कमज़ोर रहें, व्यसनों में व्यस्त रहें और हमारा देव प्रबल हो जाए। माँ भवानी तभी प्रबल होती है जब शिवाजी खड़ग उठाते हैं। तो इस प्रकार को समाज के जगाने के लेख उन्होंने लिखे, जिनका संकलन आज भारत प्रकाशन ने किया है। आज की इस पत्रकारिता में जहां हम फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, इन सब की बातें करते हैं, तो स्वदेश, पांचजन्य या ऑर्गेनाइजर, मामा जी की या श्री देवेंद्र स्वरूप जी की या भानु प्रताप शुक्ल जी की या के.आर. मलकानी जी की परंपरा को लेकर हम आगे चल रहे हैं। और भारत प्रकाशन की मैं कह सकता हूं कि एक ये नीति है, अनेक अभावों के बावजूद हमारा ऐसा बहुत बार चर्चा होती है कि हम नॉर्मल पेपर से ग्लेज्ड पेपर पे आ जाएं, लेकिन साधनों के अभावों में शायद निर्णय हमें टालना पड़ता है। लेकिन तो भी एक नीति है कि हम केवल किसी का लेख छापने के लिए अगर वो विज्ञापन दे रहा है तो हम नहीं लेंगे, पेड न्यूज़ से बिल्कुल बचेंगे और हमारा जो भी लेखन हमारी पत्रिकाओं में दोनों में छपेगा, और स्वदेश के लिए भी ये बात कह सकते हैं, वो तथ्यों पर आधारित होगा, तथ्य पूरक होगा। और फेक न्यूज़ का एक भी लांछन अब तक भारत प्रकाशन के दोनों हमारी पत्रिकाओं पर या स्वदेश पर नहीं लगा है। ये बड़ा गर्व का विषय हम सब के लिए है। एक और लेख जो आपातकालीन का, जो थोड़ा सा एक लेख अपने इसी पत्रिका में छपा है, जो संग्रहणीय अंक निकाला है, उसमें आपातकाल की गाथा में लिखा है कि स्वदेश एक अन्य पत्रिकाओं के साथ एक ऐसी पत्रिका थी जिसको एक भी विज्ञापन किसी भी सरकारी संस्था से आपातकालीन के दौरान नहीं मिला। और पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर उस समय मदरलैंड थी,
दोनों ऐसी पत्रिकाएं थी जिनका प्रकाशन पूरी तरह बैन हो गया। तो सरकारें आई गई, लेकिन हमने अपना सामाजिक सरोकार नहीं छोड़ा और उसके ऊपर हम चल रहे हैं। ऐसे समय में आज मामा जी को हम स्मरण कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर परम पूजनीय सरसंघ चालक जी, माननीय मंत्री जी, श्री प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत आभार। श्री राम बहादुर जी और श्री सच्चिदानंद जोशी